नमस्कार, मैं हूं अनीता और मैं भी भारत के न्यूज़ बुलेटिन आदिवासी डेली में आज त्रिपुरा में जमातिया जनजाति की एक अनूठी परंपरा, मध्य प्रदेश में बाणदा बांध का विरोध, उसके साथ ही सीमा विवाद में फंसे आदिवासियों की व्यथा। एमबीबी पोल में शामिल होगी आपकी राय और अस्मिता अधिकार में आज मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर हमारी बेहद खास ग्राउंड रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जमातिया जनजाति ने महादेव और त्रिपुरेश्वरी को दिया गरिया पूजा में शामिल होने का न्योता, सदियों पुरानी आदिवासी परंपरा। मध्य प्रदेश के नीमच में बाणदा बांध का विरोध, 1000 लोगों के जीवन यापन पर लटकी तलवार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आदिवासी महिलाओं को शामिल करने की मांग, डीएम के सांसद ने केंद्र को लिखा पत्र। ओडिशा में सीमा विवाद में फंसे 70 से ज्यादा गांवों में आदिवासी कई सुविधाओं से महरूम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मांगी रिपोर्ट। ग्राम सभा ने गैर आदिवासियों के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के चलते आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की लड़ाई। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा से। त्रिपुरा में फिलहाल अलग अलग जनजातियों के पर्व त्योहारों की शुरुआत हो रही है। इसका सिलसिला शनिवार को जमातिया होदा यानी कि जमातिया जनजाति की गरिया पूजा से जुड़ी एक जरूरी रस्म से शुरू हुआ। जमातिया जनजाति में भगवान शिव और त्रिपुरेश्वरी देवी को गरिया पूजा में न्योता देने की एक अनूठी परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस परंपरा पर मैं भी भारत के अगरतला संवाददाता सेलेन कोलोई की एक खास रिपोर्ट। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार 18 मार्च शनिवार को त्रिपुरा में जमातिया होदा यानी जमातिया जनजाति के लोगों ने महादेव और त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा का आयोजन किया। इस परंपरा के अनुसार साल में एक दिन त्रिपुरेश्वरी मंदिर पूरी तरह से जमातिया जनजाति के हवाले कर दिया जाता है। इस दिन जमातिया जनजाति के लोग भगवान महादेव और त्रिपुरेश्वरी देवी को अपनी परंपरागत गरिया पूजा में आने का निमंत्रण देते हैं। जमातिया जनजाति के अलावा त्रिपुरा की 7 अन्य जनजातियां भी गरिया पूजा करती हैं, लेकिन जमातिया जनजाति की पूजा सबसे बड़ी होती है। जमातिया जनजाति में यह पूजा बैशाख महीने के पहले दिन शुरू होकर अगले 7 दिन तक चलती है, जबकि अन्य जनजाति इस पूजा को बैशाख महीने के 7वें दिन ही करती हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार जमातिया जनजाति चैत महीने के पहले शनिवार को महादेव और त्रिपुरेश्वरी माँ को गरिया पूजा में शामिल होने का न्योता देते हैं। यह पूजा पिछले 833 सालों से चलती आ रही है। जमातिया जनजाति के करीब 300 गांवों के लोग इस पूजा में शामिल होते हैं। हमारे समुदाय की परंपरा के अनुसार हम माँ त्रिपुरेश्वरी को गरिया पूजा का आमंत्रण देते हैं, जिससे कि गरिया देव की पूजा में किसी तरह की बाधा या विघ्न ना आए। हमारा समुदाय सदियों से इस परंपरा का पालन कर रहा है। इस परंपरा को निभाते हुए आज हम महादेव और देवी त्रिपुरेश्वरी को गरिया देव की पूजा के लिए बुलाने आए हैं। जमातिया, कोलोई, देवबर्मा, रूपिनी, त्रिपुरी और नुवातिया जनजाति के लोग गरिया पूजा हर साल करते हैं। गरिया देव की कोई मूर्ति या मंदिर कोई भी जनजाति नहीं बनाती है। ऐसा माना जाता है कि गरिया देव ने इन सभी जनजातियों को अपनी पूजा के लिए अलग अलग प्रतीक भेंट किए थे। इन प्रतीकों को ही अलग अलग जनजातियों के लोग पूजते हैं। मसलन जमातिया जनजाति के लोग ताज़ा बांस से एक नरमुंड की आकृति तैयार करते हैं और इसको ही पूजते हैं। जमातिया जनजाति के विश्वास के अनुसार जब तक त्रिपुरेश्वरी माता को बलि नहीं चढ़ाई जाती है, तब तक उनका गरिया देव उनकी बलि को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे समुदाय का विश्वास है कि हम जब तक माता त्रिपुरेश्वरी को बलि नहीं चढ़ाएंगे,
तब तक हमारे देवता गरिया बाबा हमारी बलि को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए परंपरा के अनुसार हम उन्हें पहले बलि चढ़ाएंगे और फिर उन्हें गरिया बाबा की पूजा में शामिल होने का न्योता देंगे। त्रिपुरा में कुल 19 जनजातीय समुदाय रहते हैं और उनकी अपनी अपनी धार्मिक और सामाजिक आस्थाएं हैं। साल का यह समय इन सभी जनजातीय समुदायों के उत्सव या त्योहार की शुरुआत का समय है। इन समुदायों के त्योहार और देवी देवताओं को पूजने का अपना अपना तरीका भी है, लेकिन इन सभी समुदायों के त्योहारों और देवी देवताओं की अवधारणा में प्रकृति सबसे ऊपर है। इसके अलावा ये जनजातियां अपने पुरखों और आत्माओं में भी अटूट विश्वास रखते हैं। और अब त्रिपुरा से चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अलग अलग बांध परियोजनाओं के खिलाफ आदिवासियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। नीमच जिले में सिंगोली क्षेत्र में बांदा बांध परियोजना के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने प्रदर्शन किया। शनिवार को सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समुदाय के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि बांदा बांध निर्माण शुरू होने की जानकारी ग्राम जेतलिया, झोपड़िया और बांदा के आदिवासियों को लगी, जिसके बाद उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। आदिवासियों ने कहा कि वो लोग अपने परिवार के साथ सालों से बांदा क्षेत्र में कृषि और पशुपालन करते आ रहे हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। बावजूद इसके सरकार उन्हें विस्थापित कर रही है। धरना स्थल पर भीम आर्मी, जयस और भील मिक्ति आदि संगठनों ने जनसभा की। इस दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार ने बांदा बांध को बिना सहमति के स्वीकृत किया है, ऐसे में उसे निरस्त करवाया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि बांदा बांध परियोजना से लगभग 1000 से ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि, गोचर भूमि, धार्मिक स्थल, खेल मैदान हेतु भूमि भी डूब क्षेत्र में चली जाएगी। इसी महीने बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था। तब आदिवासियों ने कहा था कि अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो आंदोलन करेंगे। आपको बता दें, पहले भी प्रदेश में कई और बांध परियोजनाओं को लेकर आदिवासी शिवराज सरकार के खिलाफ नाराजगी जता चुके हैं। मंडला जिले के आदिवासी भी बसनिया बांध का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बरगी बांध के विस्थापित भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। और अब बात करते हैं आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी के हक और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता के बारे में। डीएमके सांसद पी विल्सन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं को शामिल करने की मांग की है। डीएमके सांसद ने कहा कि इस अधिनियम के तहत आदिवासी महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार देने के लिए केंद्र एक अधिसूचना जारी करे। सांसद पी विल्सन ने 16 मार्च को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को ये पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 2 आदिवासी महिलाओं को बाहर करती है और इससे पूरी तरह से अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान में आदिवासी समुदायों की महिलाएं कानूनी रूप से अपने पिता की संपत्तियों में समान हिस्से की हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर महिलाएं ऐतिहासिक उत्पीड़न और शिक्षा, रोजगार और संपत्ति तक पहुंच की कमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उठाती है। आपको बता दें, दिसंबर 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों को हिंदू उत्तराधिकारी कानून के दायरे में लाने के लिए इस कानून में संशोधन की जरूरत पर जोर दिया था। तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा न दिया जाना बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन कानून में प्रावधान न होने की वजह से कोर्ट भी आदिवासी समुदाय में बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिला पाते हैं। और अब चलते हैं ओडिशा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ओडिशा सरकार से 70 से ज्यादा सीमावर्ती गांवों में आदिवासियों के लिए बुनियादी मानवाधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा है। ये 70 गांव
पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसके साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने पिछले साल नवंबर में आयोग में एक याचिका दायर की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने ये निर्देश दिए। राधाकांत त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की लापरवाही के चलते 70 गांवों के 10,000 से ज्यादा आदिवासी बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी पीने योग्य पेयजल, संचार सुविधाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, ओडिशा अपने 4 पड़ोसी राज्यों के साथ अनसुलझे सीमा विवादों से जूझ रहा है। ओडिशा का पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के साथ 42 गांवों को लेकर सीमा विवाद है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के 14 गांव, झारखंड के 13 और छत्तीसगढ़ के 5 गांवों को लेकर भी सीमा विवाद है। साथ ही सरकार ने स्वीकार किया कि राज्य की सीमा पर 100 से अधिक गांवों की सीमाएं निर्धारित नहीं की जा सकी हैं। और अब एक और जरूरी खबर है त्रिपुरा से। यहाँ की जनजातियों की मातृभाषा कोकबोरोक है। इस भाषा को पढ़ने वाले छात्रों के पास विकल्प है कि वो चाहें तो बांग्ला स्क्रिप्ट या फिर रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल परीक्षा में कोकबोरोक लिखने के लिए कर सकते हैं। लेकिन त्रिपुरा में 10वीं की परीक्षा में कुछ स्कूलों ने छात्रों को बांग्ला स्क्रिप्ट में ही लिखने का निर्देश दिया है। इस बात से नाराज और चिंतित संगठन त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने त्रिपुरा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव से मिलकर मामले की शिकायत की है। बोर्ड ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है। बोर्ड ऑफ फेमिनिंग के आबनो जों सामेनो थानाय 17 तारिखो दिदु हाई स्कूल टेकोमा स्कूल एरिया परीक्षा 12 रंगनी जेफ्रु जों नुखा जे त्रिपुरा बोर्ड नि क्वेश्चन पेपर सेट खाइजाक ककबरक सब्जेक्ट नोट तीनाय आजागा जे 17 मार्च को 10वीं कक्षा का जो पेपर हुआ उसके बारे में हमें पता चला कि कुछ सेंटर्स पर इन्विजिलेटर्स ने ये जोर देकर छात्रों को कहा कि वो कोकबोरोक सब्जेक्ट का पेपर बांग्ला स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर ही लिखें, जबकि क्वेश्चन पेपर में ये साफ साफ ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो बांग्ला में या फिर रोमन स्क्रिप्ट में जवाब लिख सकते हैं। इस मामले में हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और हमें जो सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले की जांच होगी। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कई आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी त्योहारों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये कदम आदिवासी संस्कृति के संरक्षण से ज्यादा राजनीतिक उकसावे में उठाए जा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 3 ऑप्शन दिए थे। इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 65% लोगों ने माना कि आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए ये जरूरी कदम है, जबकि 29% ने माना कि ये राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा काम है। वही 6% ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी का झगड़ा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर जिले में एक ग्राम सभा ने बाहर के त्योहारों को मनाने पर रोक लगाने समेत हिंदुओं और ईसाइयों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बस्तर की रानसरगीपाल ग्राम सभा ने 15 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म के लोगों के यहाँ आदिवासी काम नहीं करेंगे। ईसाइयों को गांव में दफनाने की जगह नहीं दी जाएगी और साथ ही सरकारी नलों को छोड़कर गैर आदिवासियों को किसी जल स्रोत से पानी नहीं दिया जाएगा। संकल्प में कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने संविधान की 5वीं अनुसूची और पेसा कानून में निहित अधिकारों का
हवाला देते हुए ये प्रस्ताव पारित किया। 15 मार्च के प्रस्ताव में दावा किया गया है कि हिंदू और ईसाई उपदेशकों के कारण आदिवासी लोग धर्मांतरित हो रहे हैं और आदिवासी अपनी परंपराएं, संस्कृति और पहनावा खो रहे हैं। इस मामले पर बस्तर जिले के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि संकल्प का कोई कानूनी आधार नहीं है। अगर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव होता है तो हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा लगता है कि संकल्प धर्मांतरण के उद्देश्य से है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने पूछा, कहाँ है उनकी धर्म की आज़ादी? क्या पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 कानून संविधान से बड़ा है? बस्तर के एक आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा, इस तरह के संघर्ष इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आदिवासी लंबे समय से सरकार से निराश हैं। हमने पेशा कानून बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन इसे कभी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। धर्मांतरण का मुद्दा गर्मा रहा है क्योंकि पिछली सभी सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में विफल रही हैं। वहीं सर्व आदिवासी समाज ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। समाज के सचिव विनोद नागवंशी ने कहा, ग्रामीण भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों की सीमा के भीतर अपनी पहचान की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में राजनीतिक शक्तियों को संकल्प के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा के मुद्दे पर विचार करना होगा। इस पूरे मसले पर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मिशनरियों का समर्थन कर रही है। हालांकि ये पूछे जाने पर कि आदिवासी भी अपने संकल्प में हिंदुओं से दूरी क्यों बना रहे हैं, तो बीजेपी नेता ने कहा कि आदिवासी खुद को हिंदुओं से दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो धर्मांतरण से छुटकारा चाहते हैं, फिर वो हिंदू या किसी अन्य समाज के बारे में सोच सकते हैं। आपको बता दें, हाल के महीनों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरा है। बीजेपी ने भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर राज्य में ईसाई धर्म के लिए धर्मांतरण अभियान पर आंख मूंदने का आरोप लगाया है। जनवरी में नारायणपुर जिला ईसाइयों के खिलाफ हिंसा से हिल गया था, जिसके बाद बघेल सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA का उपयोग करने का निर्देश दिया था। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज बात झारखंड के बड़े नेता, संविधान सभा के सदस्य, शिक्षाविद और हॉकी के नामी खिलाड़ी रहे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। आदिवासी उन्हें प्यार से मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा कहते हैं, जिसका मतलब होता है सर्वोच्च नेता। आज उन्हीं आदिवासी नेता की पुण्यतिथि है। मैं भी भारत की टीम ने जयपाल सिंह मुंडा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपने वो देखी होगी। नहीं देखी तो आज आपको एक बार फिर दिखाते हैं मरांग गोमके पर हमारी खास पेशकश। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इस गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म भी हुआ और यहीं की मिट्टी में उन्हें दफन भी किया गया। लेकिन टकरा पहान में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता है जो खास हो या जिससे अंदाजा लगाया जा सकता हो कि इस गांव में एक ऐसे नेता का जन्म हुआ जिसे आदिवासी मरंग गोमके यानी अपना सर्वोच्च नेता मानते थे। गांव में वो प्राइमरी स्कूल मौजूद है जहां जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की थी। बहरहाल गांव की चर्च की अब एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। जयपाल सिंह मुंडा के पिता अमरू पहान थे, यानी वो एक ऐसे परिवार से थे जिनकी गांव और समाज में काफी प्रतिष्ठा थी। पहली बार इसी गांव में जयपाल सिंह मुंडा पर ईसाई धर्मगुरु और शिक्षक केनन कॉसग्रेव की नजर पड़ी थी। जयपाल सिंह के परिवार के कुछ लोग अभी भी इस गांव में रहते हैं और इस परिवार के बुजुर्गों से जयपाल सिंह मुंडा की
कुछ टूटी फूटी यादें आपको मिल सकती हैं। जयपाल सिंह, मेरा बाबूजी सबके साथ तो भाई भाई थे, सब वहाँ पढ़ने जाते थे टकरा स्कूल में। टकरा स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद जो है क्या हुआ, एक फॉरनर साहब आए और जयपाल सिंह के विषय में पूरा जिंदगी भर का वो जानते थे कि पढ़ने लिखने के बाद ये अमुक क्या काम करेगा, वो जानते थे। इसलिए आपने ले गए वहाँ सन पॉल में और अपने सर सुलाते थे, अपने स्वर रखते थे। वहाँ सन पॉल से पढ़ कर के वो अपना फॉरेन ले गए। वहीं से अब फॉरेन से पढ़ कर के यहाँ देखे कि झारखंड में आदिवासियों को शोषण हो रहा, आदमी बहुत आसाम भूटान भाग रहे हैं शोषण के चलते। तो उन लोग को रोकने के लिए उसने यह झारखंड नाम का एक पार्टी बनाया, झारखंड पार्टी। बालक जयपाल सिंह मुंडा में कॉसग्रेव को कुछ ऐसा नजर आया जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। कहा जाता है कि बरसात का टाइम था, वो बहुत स्टाइल में मछली मार रहे थे। जयपाल सिंह बहुत स्टाइल में मछली मार रहे थे और मछली मारने के बाद जिस तरह से वो मछली को फंसा के एक लाइन में रखते थे, तो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चा है ये बहुत अनयूजुअल है, बहुत स्किल है, उसका हाथ में हुनर है। और जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बच्चे हैं जिस तरह से वो मछली मार रहे थे उस टाइप का नहीं, बहुत अपना ही स्टाइल से मछली मार रहे थे। तो उन्होंने बहुत ऑब्जर्व करने के बाद पूछा कि बाबू तुम कहाँ पढ़ते हो। तो जिस स्टाइल से वो बात किया उससे वो प्रभावित हो गए। तो बालक जयपाल सिंह ने कहा कि मैं यहीं पढ़ता हूँ। तो वहीं उन्होंने पूछा कि क्या तुम जाओगे मेरे साथ पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा हम जाएंगे। जयपाल सिंह मुंडा का नाम परिवार ने प्रमोद पाहन रखा था, लेकिन कैसे उनका नाम प्रमोद पाहन से जयपाल सिंह पड़ गया यह कोई नहीं जानता। खुद जयपाल सिंह मुंडा ने अपने संस्मरण में लिखा है, मेरा नाम किसने और कब बदला मुझे नहीं मालूम। वह 1911 की 3 जनवरी थी जिस दिन शायद मेरा नाम बदल दिया गया था। तब मैं 8-10 साल का रहा हूंगा। घर में लोग मुझे प्रमोद पाहन कहते थे। 3 जनवरी 1911 से पहले यही मेरा नाम था। लेकिन 3 जनवरी को जब मैं अपने आबा यानी पिता अमरू पाहन की उंगली थामे शर्माते हुए रांची के सेंट पॉल स्कूल पहुंचा, तो न सिर्फ मेरी पैदाइश की तारीख बल्कि मेरा नाम भी बदल गया था। टकरा के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जयपाल सिंह मुंडा आगे की पढ़ाई के लिए सेंट पॉल स्कूल रांची आ गए। इस स्कूल में बिताए समय का जयपाल सिंह मुंडा देश की राजनीति और झारखंड बनने के इतिहास पर निर्णायक असर पड़ा। लेकिन इस स्कूल की हालत आज बहुत अच्छी नहीं है। अब इस स्कूल का हॉस्टल खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। यह स्कूल अब किसी की बाट जो रहा है जो इसका उद्धार कर सके। अफसोस की बात यह है कि इस स्कूल में जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कभी कोई चर्चा तक नहीं होती है। वे तो स्कूल में पढ़े, इसलिए हम लोग को गर्व भी है कि हमारे यहाँ सेंट पॉल स्कूल में पढ़े। तो हम सभी जानते तो उतना उनके बारे में सभी कोई तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको अगर कुछ उनके बारे में बतलाया जाए और अच्छी तरह से, तो हम लोग और आगे जानने के लिए और उनके मतलब कदमों पे चलने के लिए हम लोग आगे बढ़े। बताए हुए रास्ते पर हम लोग जाएं तो हो सकता है हम लोग के आदिवासी बच्चों का भी कुछ उद्धार हो। जयपाल सिंह मुंडा स्कूल में सबसे मेधावी छात्र साबित हुए। वो पहले से ही फादर और शिक्षक कॉसग्रेव को काफी पसंद थे। लेकिन जब वो रांची के इस स्कूल में आए तो कॉसग्रेव ने नोटिस किया कि जयपाल सिंह मुंडा पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी सबसे आगे हैं। कॉसग्रेव को जयपाल सिंह मुंडा में गजब की नेतृत्व क्षमता नजर आ गई थी। बहुत जल्दी ही कॉसग्रेव और जयपाल सिंह मुंडा के बीच गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध बन गया जो ताउम्र बना रहा। हालांकि कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा की मां उनके गुरु कॉसग्रेव से उनकी बढ़ती नजदीकियों से बहुत खुश नहीं रहती थीं।
जो पूरा युद्ध है, आदिवासी युद्ध है कॉलोनियल पीरियड में, आप देखेंगे कि वो उसके जो 2-3 मुख्य कारण हैं कि एक तो उनका पूरा जो सिस्टम को ही नकार देना, जिसमें उनकी भाषा है, संस्कृति है, उनकी जीवन शैली है, उनकी आर्थिक संरचना है, उनके आध्यात्मिक जो संरचना है उसको ही नकार देना, और दूसरा अपने मूल्य उन पर थोपना। तो इसके खिलाफ पूरा आदिवासी समाज जो है वो उसके खिलाफ युद्ध में है। तो इसलिए उनकी माँ ये आशंका व्यक्त करती हैं कि मेरा बेटा अब चूँकि एक नई व्यवस्था में स्कूलिंग है ना, सो कॉल्ड स्कूलिंग, जो हम लोग जानते हैं कि एक नई ज़रूरत के तहत पूरी दुनिया में आया है ना, और उसमें जा रहा है, तो जाहिर है कि वो अपने मूल्यों से कट जाएगा। तो इस बात की आशंका उनकी माँ बहुत ही सहज शब्दों में, लेकिन आप देखेंगे कि वो बहुत सीरियस क्वेश्चन है। 1918 वो साल था जब जयपाल सिंह मुंडा की जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ आ गया। हुआ कुछ यूं कि 1918 में सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल कॉसग्रेव रिटायर हुए और इंग्लैंड लौट गए। लेकिन वो अकेले इंग्लैंड नहीं गए, बल्कि अपने प्रिय छात्र जयपाल सिंह को भी अपने साथ ले गए। कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा को इंग्लैंड जाने से पहले इतना समय भी नहीं मिला था कि वो अपने परिवार या अपनी मां से मिल पाते। जयपाल सिंह मुंडा जब इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उनकी प्रतिभा निखरती जाती है। वो एक सफल छात्र, काबिल वक्ता और जबरदस्त खिलाड़ी बनते हैं। सेंट ऑगस्टिन कॉलेज से सेंट जॉन्स जाते हैं, कॉलेज करते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था एंड फिलॉसफी था। मास्टर्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं और वो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा की एक आलोचना की जाती है कि एक बार उन्होंने अपना गांव छोड़ा तो वो कभी पलटकर वहां नहीं गए, यहां तक कि वो अपनी मां को भी भूल गए। लेकिन शायद यह सच नहीं था। वो अपनी माँ का जिक्र बार बार करते हैं। जब वो डिसाइड करते हैं पॉलिटिक्स में जाने का, तो उनकी माँ कहती है कि जो तुमको अच्छा लगता है करो, लेकिन कभी किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत करना। ये 2 महत्वपूर्ण कोट हैं उनके ऑटोमोबाइल में, और जो बताता है कि कैसे आदिवासी समाज में, जो हम लोग ये आम तौर पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और दुनिया के सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि आदिवासी समाज बेसिकली मातृसत्तात्मक समाज रहा है। तो आप इसको सिर्फ माँ के प्रेम के बतौर नहीं देखें, आपको इन दोनों उदाहरणों से आदिवासी समाज के उस मातृसत्तात्मक स्वरूप का संकेत मिलेगा, है ना, कि जब वो, क्योंकि परिवार चलाना है ना, परिवार चलाना ही समाज चलाना होता है। 1928 के ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता और पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। यह रंगभेदी यूरोप के लिए एक करारी शिकस्त थी। भारत की इस टीम के खिलाड़ियों को आज भी सम्मान से याद किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम के कप्तान बनने से पहले ICS यानी भारतीय सिविल सर्विस के लिए चुने जा चुके थे। लेकिन जब उन्हें ओलंपिक में खेलने की छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने ICS को अलविदा कह दिया। 1928 में जिस टीम की कप्तानी जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे, उसने वो कर दिखाया जो उस वक्त की दुनिया उम्मीद नहीं करती थी। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद भारतीय हॉकी का परचम दुनिया भर में बरसों तक लहराता रहा। लेकिन ये वो मुकाम था कि जिस हॉकी के लिए जयपाल सिंह मुंडा ने ICS की नौकरी छोड़ दी थी, उस हॉकी को भी उनको अलविदा कहना पड़ा। उसके बाद वो भारत लौटे। वो शेल कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी बने। उस समय में कोई भारतीय उस पद पर पहुंचने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। उस समय में उनका वेतन था 750 पाउंड और ICS को मिलते थे 450 रुपए। और ये गुलाम भारत की हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो किसी कंपनी की टॉप पोस्ट पे थे, क्योंकि भारतीय लोगों को हमेशा नीचे की नौकरी दी जाती थी, लेकिन वो पहला भारतीय था और आदिवासी था जो किसी भी ब्रिटिश कंपनी में
टॉप पोजीशन पर था। आखिरकार जयपाल सिंह मुंडा ने वो करने की ठानी जो करने के लिए वो बने थे और जो शायद उनकी जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 20 जनवरी 1939 के दिन पूरा रांची शहर आदिवासियों से भर गया। जयपाल सिंह मुंडा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है। मैं लगभग 20 साल बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। अब आप हमारी आर्थिक और राजनीतिक आजादी के लिए आगे आने वाले संघर्ष में मुझसे नेतृत्व करने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे अपने एक सेवक जो आपकी सेवा करे के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं। मेरे गुरु कैनन कॉसग्रेव की भी यही इच्छा थी कि मैं छोटा नागपुर वापस आऊं और अपने लोगों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में सम्मानजनक स्थान दिला पाऊं। वो इस बात को समझे कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आदिवासी सभा की लीडरशिप संभाली और आदिवासी सभा को आदिवासी महासभा बनाया। महासभा मतलब उस समय छोटा नागपुर था, पूरा झारखंड भी नहीं था ना। छोटा नागपुर अलग डिवीज़न था, संताल परगना अलग डिवीज़न था। उसी तरीके से जो ग्रेटर झारखंड है उसके अलग अलग हिस्से उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश प्रोविंस में थे। तो उन्होंने महासभा बना दिया उसको अपनी लीडरशिप से। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जब वो लौटे तो एक लंबा जीवन उन्होंने एलीटपन में जिया। हाँ, अपने समाज से कटे रहे, इवन अपने परिवार तक से भी मिलने नहीं आए। लेकिन जब वो दोबारा कदम रखते हैं अपनी धरती पर और जब वो दोबारा मिलते हैं अपने परिवार से, अपने समुदाय से, तो वो जो 12 साल की उम्र में जिस परिवार और समाज की जो सारी जो हलचलें थी, जो सारा जो लगाव था, जो उनका जो पूरा जो जिसको कहते हैं कि मैंने मतलब जो बहुत क्या बोलेंगे उसको, बहुत आत्मिक जो अफेक्शन था, जिसको कहते हैं कह सकते हैं कि जो नाभि नाल था, वो वापस से एक्टिव हो गया। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदली। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन की योजना के अनुसार 1946 में भारत की संविधान सभा का चुनाव हुआ। जयपाल सिंह मुंडा और उनके साथी बोनीफास लकड़ा संविधान सभा के लिए चुन लिए गए। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासी हकों और आजाद भारत में उनके स्थान और अधिकारों को लेकर जबरदस्त बहस की। उन्होंने संविधान सभा में दहाड़ते हुए कहा, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर कोई देश में सबसे अधिक जुल्म का शिकार हुआ है तो वह हमारे लोग हैं। पिछले 6000 साल से उनकी उपेक्षा हुई है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूं, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं या घुसपैठिए हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। इसलिए यहां जो संकल्प पेश किया जा रहा है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकता। आप सभी आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, बल्कि उनसे लोकतंत्र सीख सकते हैं। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। जयपाल सिंह मुंडा इसी भाषण में आगे कहते हैं, मैं कहूंगा कि हमारे लोगों का पूरा इतिहास गैर आदिवासियों के अंतहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने का इतिहास है। मैं आप सबके कहे हुए पर विश्वास कर रहा हूं। हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत के एक नए अध्याय की, जहां सभी समान होंगे, जहां सबको बराबर का अवसर मिलेगा और एक भी नागरिक उपेक्षित नहीं होगा। हमारे समाज में जातिवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और हम सब बराबर होंगे। तो 350 लोगों के मुकाबले एक आदमी बोल रहा था। वो आदमी क्या बोल रहा था? वो आदमी बोल रहा था कि हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस भारत का माई बाप है और माता पिता को किसी बच्चों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी, आजीविका, ये हर नागरिक को बुनियादी तौर पर बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। वो जो अगस्त गैदरिंग है
उसमें वो खड़े होके बोलते हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन आदिवासी, आई एम प्राउड टू बी ए जंगली। तो सबका जो पिक्चर था जंगली बोलने से, आदिवासी बोलने से, वो दिमाग फिर ऑल्टर होने लगता है कि एक आदमी जो पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करता है, ICS ये करता है, फिर ही लाइक्स टू कॉल हिमसेल्फ प्राउड टू बी एन आदिवासी, प्राउड टू बी ए जंगली। तो ये चेंज हो, एक आइडेंटिटी, वेरी प्राउड आइडेंटिटी दिया आदिवासियों को, है ना। तो उसी का फल है कि आजकल चारों तरफ जितने भी आदिवासी हैं वो बहुत गर्व से बोलते हैं हम तो आदिवासी हैं। ओरिजिनल जो भी चीज़ें मिलेगी मेरे से ही मिलेगी, फिलॉसफी हो, ओरिजिनल खाना हो, ओरिजिनल कल्चर हो, मेरे से ही मिले। आई एम प्राउड टू बी एन आदिवासी। तो उन्हीं का देन है। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा के उठाए गए सवालों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विस्तार से जवाब देना पड़ा था। मसलन देश के आदिवासियों को आदिवासी या एबोरिजिनल क्यों न कहा जाए, उन्हें जनजाति क्यों पुकारा जाए। आदिवासी स्वायत्तता और अस्मिता को लेकर उनकी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से लंबी बहस हुई। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा का सामना बेहद मजबूत और ताकतवर राजनीतिक और सामाजिक समूहों से हो रहा था, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में आदिवासियों के मसलों को बेहद ताकतवर और तार्किक तरीके से उठाया था। जयपाल सिंह मुंडा इस छोटे से टकरा गांव से इंग्लैंड तक का सफर तय करते हैं और इंग्लैंड से लौटकर वो आदिवासियों का नेतृत्व संभालते हैं। वो संविधान सभा पहुंचते हैं और उसके बाद 5 बार सांसद रहते हैं। इस देश के संविधान को बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन अहम है। हो सकता है कि जैसे बाकी नेताओं की आलोचना होती है, जयपाल सिंह मुंडा की भी कुछ आलोचनाएं हो सकें, लेकिन आलोचनाएं तभी होती हैं जब किसी नेता के बारे में चर्चा होती है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में शायद उतनी चर्चा नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। अभी हाल के दिनों में जयपाल सिंह मुंडा पर कुछ किताबें ज़रूर लिखी गई हैं, लेकिन अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाना और बताया जाना और समझा जाना शायद बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। जयपाल सिंह मुंडा की तरह आदिवासियों के ना जाने कितने नायक हैं देश भर के अलग अलग इलाकों में, जिनके बारे में शायद चर्चा नहीं होती है। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज़ में आदिवासी हीरोज़ के बारे में हम बात करें, उन इलाकों में जाएं जिन इलाकों में उनकी कर्मभूमि रही है। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पर हमारा मैं भी भारत का पेज है, उसे भी लाइक करें, जहाँ पर आपको आदिवासी भारत की अलग अलग कहानियाँ मिलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।